हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स एंड वेराइटीज फॉर यील्ड एडाप्टेशन स्टेबिलिटी एंड बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो मॉडर्न मीन्स होता है मतलब नई नई इनोवेटिव, मतलब नई तकनीक जो आजकल हमारी तकनीक्स चल रही है। मतलब जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग्स की बात करें तो जो हमारी पुरानी थी ब्रीडिंग अप्रोचेस थी, जो भी पुरानी ब्रीडिंग अप्रोचेस थी वो क्या थी, हमारे मेथड्स थे और उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और लेकिन जो मॉडर्न अप्रोचेज आए वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर बेस्ड हैं। तो जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है उस पर बेस्ड है, मतलब उसके आधारित पे काम करती है। तो हम उसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है हमारा कि मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच, कि नई नई जो तकनीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स। डेवलपमेंट करेंगे हाइब्रिड मतलब संकर और वैराइटीज यानी प्रजाति, और उत्पादन के लिए, एडाप्टेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस टॉलरेंस एंड क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए भी। तो एडाप्टेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। तो ये एडाप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ये सब अब आपको आगे डिस्कस कराते रहेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे आगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा इस पर आधारित है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेज की, मतलब नई नई तकनीक लाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इनके उपयोग की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि इसमें देखो दिया है कि मैन डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स एगो, कि जो मनुष्य जो मानव थे उन्होंने लगभग 10,000 साल पहले क्या किया, जो एग्रीकल्चर डिस्कवर की थी, उन्होंने खोज ली थी कि 10,000 साल पहले उन्होंने खोज कर ली थी। और वो जब स्टार्टिंग स्टेज में उन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब एग्रीकल्चर की खोज की थी, तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि जो वाइल्ड स्पेसीज मतलब जंगली प्रजातियां थी उनको उगाया और उनकी ज़रूरतें पूरी होती गईं। और लेकिन ज़रूरतें पूरी होती गई और उसके बाद क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी ज़रूरतें बढ़ गईं। फिर उन्होंने क्या किया, उनको जो जंगली प्रजाति ही थी उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, मतलब अपने कल्टीवेट एंड डोमेस्टिकेशन मीन्स होना पालना, जैसे किसी चीज़ को अपने संरक्षण में ले लेना, उसके अपने अकॉर्डिंग उसे करना। तो उसकी कल्टीवेशन की थी जंगली प्रजातियों की। फिर जनसंख्या और बढ़ी, फिर रिक्वायरमेंट और बढ़ी अनाज की और इनकी। तो ये भोजन है वो क्या है, मेन बेसिक नीड है, जो हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनकी मेन बेसिक नीड है। फूड इज़ नेसेसिटी सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। ये फूड जो है, भोजन क्या है, मेन नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस पे जीवन को चलाने के लिए। तो इसलिए फिर उनको ज़रूरत पड़ी, फिर उन्होंने नई नई वैरायटी डेवलप की जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे फिर भी उनका काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें नई कोई अप्रोचेज लाएँ। तो उसके लिए फिर डेवलप की गई बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज, वो जो आती हैं मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच, मतलब नई। वेरियस क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर, बहुत साल तक, हज़ारों साल से वेरियस क्रॉप हम मतलब बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, उनको हार्वेस्टेड करते आ रहे हैं। एंड हाउएवर इट वाज नॉट पॉसिबल कोप विद डिमांड ऑफ फूड बाई यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। मतलब कि जो भी हमारी फूड की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही, किससे, कन्वेंशनल जो हमारी पुरानी रीति रिवाज वाली, जो हमारी पुरानी रीति से जो चली आ रही थी वो पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए हमने उसके बाद मनुष्य ने क्या, देयर वाज नीड टू डेवलप ए न्यू अप्रोचेज टू इम्प्रूव। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कोई अप्रोचेज डेवलप करें जिससे कि मतलब विकसित करें कि जिससे यील्ड बढ़े और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और वो किसके लिए, क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, मतलब क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, फिर क्वांटिटी कि मतलब उसकी यील्ड ज़्यादा हो, क्वांटिटी ऑफ यील्ड। एंड एज द ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग, न्यू मेथड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर वेटर इंट्रोडक्शन, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। और उन्होंने देखा कि किसके किसके लिए और डेवलप, जैसे क्वालिटी के लिए, फिर क्वांटिटी के लिए,
अगर क्वांटिटी पूरी है मतलब यील्ड ज़्यादा हो रही तो हमें कैसे चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए उसमें, उसके गुण क्या हों, अच्छे हों। तो इसके लिए भी ब्रीडिंग अप्रोच डेवलप की और डिजीज रेसिस्टेंट के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, फिर जो इंसेक्ट होते हैं उनके प्रतिरोधन के लिए। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेज लाइक, जो भी अप्रोचेज थी वो देयर आर मल्टीपल मतलब बहुत सारी अप्रोचेज थी। उनमें से पहली थी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका हम कैसे उपयोग करेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने में, ये कैसे सहायक है और किस किस के क्षेत्र में सहायक है। फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट किसके द्वारा, फसल का हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। और जीन ट्रांसफ़र थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जीन ट्रांसफ़र हमें करना होता है तो हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जीन ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र मतलब द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, जब हम किसी दो अलग अलग स्पेसीज में क्रॉस कराते हैं उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। और ऐसे ही जब हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं तो उसमें जीन ट्रांसफ़र हो जाता है एक स्पेसीज से, जैसे एक ये स्पेसीज है एक ये स्पेसीज है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं और इनका क्रॉस कराया तो इसमें क्या हुआ, जो जीन ट्रांसफ़र हुआ वो क्या आ गया, ए और बी आ गया है 1 जनरेशन। तो वही है इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र। तो उसके बाद दोनों का अलग अलग जीन ट्रांसफ़र करा लेते हैं हम किससे, ब्रीडिंग अप्रोचेज द्वारा। तो वो आ जाता है इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र। फिर जीन ट्रांसफ़र बाय नॉन सेक्सुअल मेथड्स, वैसे तो हम जीन ट्रांसफ़र कराते हैं सेक्सुअल मेथड द्वारा, जैसे हमने क्रॉसिंग करवा दिया दो में, लेकिन हम जब नॉन सेक्सुअल की बात आती है तो इसमें कोई भी हम क्रॉसिंग नहीं कराते हैं। उसमें आती हैं जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है और हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये क्या है नॉन सेक्सुअल मेथड में आते हैं, नॉन सेक्सुअल द्वारा करा सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें भी नॉन सेक्सुअली द्वारा कराते हैं ट्रांसफ़र। वो किसके द्वारा कराते हैं, जैसे हमने जो प्लांट टिश्यू कल्चर उसमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर द्वारा। तो एक हमारा शुरुआत में आया था कि स्टेबिलिटी, ब्रीडिंग फॉर स्टेबिलिटी, मॉडर्न अप्रोच फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, आप इससे क्या समझते हो, ये आपको आना चाहिए कि स्टेबिलिटी है क्या। तो स्टेबिलिटी माने होती है स्थिरता, कि उसमें कोई भी चेंज ना आए। जैसे ए स्टेबल जीनोटाइप पजेजेस एन अनचेंज परफॉर्मेंस, जो एक स्टेबल जीनोटाइप हो, एक स्थिर जीनोटाइप होती है, मतलब जो प्रजाति होती है, स्थिर प्रजातियां होती हैं, उनमें क्या होती है पजेज वो रखती हैं कि अनचेंज द परफॉर्मेंस, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है परफॉर्मेंस में, चाहे कोई भी चेंजेज आ जाए इन्वायरमेंट में। एनी वेरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन, वेरिएशन माने क्या होती है विविधता, कि कोई भी विविधता आ जाती है हमारे जो पर्यावरण है उसमें, तो वो क्या होती है उसमें चेंज नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे कोई भी प्रजाति है किसी भी, मान लो हम ले लेते हैं पैडी की, राइस की प्रजाति ले ली, उसमें मान लो 60 कुंटल पर हेक्टेयर उपज हो रही है और हमने उसे दूसरे इन्वायरमेंट में कहीं लगा दिया है और उसमें इन्वायरमेंटल में खूब फ्लैक्चुएसन हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रही है, वेरिएशन आ रहा है, लेकिन उसकी यील्ड क्या है फिर भी 60 क्विंटल रहती है। तो उसमें क्या है, एक स्टेबिलिटी है और एडाप्टेशन भी है उसमें, कि वो अडाप्ट कर जाती है, अडाप्टेशन भी है उसमें और स्टेबिलिटी भी है उसमें। तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हुई कि उसमें वेरिएशन तो हुआ इन्वायरमेंट में, लेकिन उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, वो उसने अपनी यील्ड जो जितनी होती है उसने अपनी यील्ड दी, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी। दिस स्टेबल जीनोटाइप शो नो डेविएशन फ्रॉम द कैरेक्टर लेवल्स। तो जो स्टेबल जीनोटाइप होती हैं उसमें कोई भी कैरेक्टर में उनके चेंजिंग नहीं आती है, मीनिंग देयर वाई दैट इज वेरिएशन अमंग इन्वायरमेंट इज जीरो। इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं जीरो होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन्वायरमेंट चेंज में। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी। इसके बाद आता है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी माने क्या होता है कि जैसे किसी भी दूसरी जगह से हम वैरायटी लाए, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है जैसे गर्म है वहाँ पे, और लेकिन हमने उसको ठंडे प्रदेश में लाके उसको ग्रो करने की हम सोच रहे हैं। अगर वो वहाँ पे ग्रो हो जाती है और वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, मतलब उस पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेता है
जो वैरायटी है, और वो उसमें मतलब ग्रो हो जाती है। ग्रो माने मतलब उसमें उसकी बढ़वार है और ये मतलब वो अपना प्रोडक्शन दे देती है, मतलब उसमें सरवाइव कर जाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेज इन बिहेवियर, एडजस्टमेंट करती है वो अपने लिए, एडजस्ट करती है किसमें, चेंजेज इन बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो उसके जो ऑर्गेनिज्म उसके फिजियोलॉजिकल मतलब बनावटी और स्ट्रक्चर उसका कैसा ढांचा कैसा है, एन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बिकम मोर सुइटेड टू एन इन्वायरमेंट, जो उस एनवायरमेंट में आ रहा है। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडाप्टेयर विच मीन्स टू फिट, मतलब ये जो वर्ड है एडाप्टेबिलिटी वो एक कैसा लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है एडाप्टेयर, और एडाप्टेयर का मीन्स क्या है, टू फिट, मतलब जो नए इन्वायरमेंट हमने उस किसी वैरायटी को लाए हैं और उसमें वो फिट हो जाती है और वो ग्रो कर जाती है, अपना अच्छा यील्ड मतलब अपना अच्छा उत्पादन देती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेबिलिटी। प्लांट हैव बीन एडाप्टेशन इज हेल्प देम लाइव ग्रो इन डिफरेंट एरियाज, और जो एडाप्टेबिलिटी कैरेक्टर जो है प्लांट का वो हेल्प करता है प्लांट्स को लाइव मतलब जीवित रखने में और ग्रो करने में इन डिफरेंट एरियाज, मतलब अलग अलग एरिया में उसको ग्रो होने में और लाइव मतलब उसको जीवित रहने में। एंड दीज एडाप्टेशन माइट मेक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन ए डिफरेंट प्लेसेस, और जो एडाप्टेशन अगर नहीं होगा तो वो डिफरेंट प्लेसेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए एडाप्टेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इन्वायरमेंट का, तभी वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। फिर हमारी बात आती है कि अप्रोचेज, फिर हम आ जाते हैं सीधे अप्रोचेज पे। तो पहली अप्रोच हमारी है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंथर कल्चर हो गया, एम्ब्रियो है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, सोमा क्लोनल वेरिएशन है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, माइक्रो प्रोपेगेशन है। तो एंथर कल्चर क्या होता है, जो नर भाग होता है पौधे का, उससे हम जब उनको कल्चर कराते हैं, जैसे ये हो गया एंथर, एक एंथर आप लोगों ने देखा ही होगा सभी, जैसे राइस है या वीट है तो उसका ये एंथर हो गया, ये स्टेमन और ये एंथर। तो हम एंथर कल्चर में क्या करते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उनको स्टरलाइज मतलब किसी स्टरलाइज क्या होती है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस और डिजीज होते हैं उनको रिमूव मतलब अलग करने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं उसके बाद जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनमें से हम उनको क्या कहते हैं, क्रश मतलब तोड़ते हैं और एंथर निकाल लेते हैं। एंथर में क्या होता है, ये बहुत सारे पॉलन्स होते हैं इसमें पाउडर रूप में, इसके अंदर जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन या माइक्रो स्पोर। और एंथर कल्चर में ही एक और होता है कल्चर, माइक्रो स्पोर कल्चर, वो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हम एंथर लेते हैं, उसमें डायरेक्टली एंथर से हम माइक्रो स्पोर निकाल लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंथर कल्चर की। तो एंथर कल्चर में हमने एंथर लिए और उनका कल्चर कर लिया, उससे नए प्लांट जनरेट करते हैं। उसमें कैसे प्लांट डेवलप करते हैं हम, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे N2N, तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड, और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड, मतलब सिंगल कॉपी। इसमें क्या है, सिंगल कॉपी है, इसमें क्या है, दो कॉपी जो हो गई जीनोम, सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम और टू कॉपी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हमने एंथर का कल्चर कर लिया, उससे नए प्लांट डेवलप कर लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंथर कल्चर। तो हमारा ये एंथर कल्चर हो गया। उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर आता है। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, जब हम कल्चरिंग ऑफ एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो की कल्चर करते हैं कि हम जब डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मतलब दूर की जो मतलब जो स्पेसीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइड क्रॉस या डिस्टेंट क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज इज कॉल्ड एज
क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज आर डिफरेंट जेनरा ऑफ सेम फैमिली इज कॉल्ड एज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डिस्टेंट संकरीकरण उसको कहते हैं हम। तो उसमें एम्ब्रियो रेस्क्यू, उसमें क्या होता है जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसमें जो सीड होता है वो बहुत कम सेट होता है। स्टिग्मा मतलब फर्टाइल हो जाती है लेकिन सीड उसमें क्या होता है बहुत ही कम होता है, उसमें सीड नहीं बनते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें जब एम्ब्रियो बस डेवलप होता है उसी समय हम क्या करते हैं उसका कल्चर कर लेते हैं। वो किस में आता है एम्ब्रियो कल्चर में, इसमें होता है दो तरीके का, एक होता है मैच्योर और एक होता है इमैच्योर। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर और इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो इमैच्योर जो मैच्योर कल्चर होता है वो एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाता है और इमैच्योर होता है वो इमैच्योर में आता है। तो जब हम कल्चरिंग करते हैं जब मैच्योर एम्ब्रियो की तब हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, और जब हम कल्चर करते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो का तब हम उसको बोलते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। और इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर को ही क्या कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू या एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर। तो ये बात हो गई हमारी एम्ब्रियो कल्चर की। फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हम दो डिफरेंट मतलब अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स का सैंपल लेते हैं और उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनका जीव द्रव्य मतलब उनका द्रव्य निकाल लेते हैं, उनका जो होता है प्रोटोप्लास्ट होता है उसको हम निकाल लेते हैं और उनको उनका संकरीकरण करा देते हैं, तब उनको क्या कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है जब हम प्रोटोप्लास्ट द्वारा जब प्लांट्स डेवलप करते हैं और उसमें जो वेरिएशन आता है, जब जब वेरिएशन फाउंड इन इनविट्रो कल्चर, जब हम कल्चरिंग करवाते हैं और उनमें वेरिएशन आ जाता है तो वो क्या होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है। तो ये हमारा हो गया सोमा क्लोनल वेरिएशन। इसके बाद आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जब हम प्रोटोप्लास्ट दो अलग अलग कोशिकाओं का निकाल लेते हैं और उनको जब हम मिलाते हैं दोनों को उनका दोनों को जोड़ते हैं, वो किसके द्वारा डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसकी। तो उसमें जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जोड़ने की, तो वो आ जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। फिर आता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है इसमें आता है क्लोनल प्रोपागेशन। द क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। क्लोन द्वारा जो हम डेवलप करते हैं उसमें माइक्रो प्रोपागेशन में आता है। तो हमने आपको बता ही रखा है कि एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये सब बता ही रखे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे हमारे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के लिए डेवलप करने के लिए तो हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे डिटेल में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्पेसीज जेनेरा और फैमिली। कि जब हम फ्यूजन मतलब दो ऐसी सेल्स विदाउट सेल वॉल होती हैं प्रोटोप्लास्ट में, उनकी सेल वॉल को क्या होते हैं हम रिमूव कर देते हैं। उनको जब हम फ्यूज़ मतलब जोड़ते हैं और वो कैसी होती हैं डिफरेंट स्पेसीज़ की, अलग अलग स्पेसीज़ की, अलग अलग जेनरा की और या फैमिली की, आर कंसीडर्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इनको हम सभी को कंसीडर करते हैं या उनको सभी को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? जैसे ये हैं, देखो ये लीव्स है, एक अलग है और ये एक अलग है, अलग अलग स्पेसीज़ की है। देखो ये लीव्स कैसी है, ये अलग प्लांट की लीव्स हो गई और ये अलग प्लांट की लीव्स हो गई, ठीक है। तो इनमें हमने क्या किया, इनके सेल क्या करें आइसोलेट कर लिए हमने, जो लीव्स हैं इनकी सेल्स आइसोलेट कर ली और उसके बाद उनका जो प्रोटोप्लास्ट है सेल से हमने क्या किया आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लिया सेल से। सेल की जो वाल्स थी, दीवारें थी, उनको अलग हटा के वो सेल्स हमारे पास आ गई, मतलब प्रोटोप्लास्ट आ गया। तो हमने ये एक पेट्री प्लेट्स है, इसमें कल्चर है और इसमें हमने डाल दें दोनों का प्रोटोप्लास्ट, इसका भी और इसका भी। और इसमें देखो ये जीन्स इसके हैं एक के, और इसमें जो हैं दूसरे हैं, ये ऐसे ये पड़े हुए हैं इसमें। तो उसके बाद इंड्यूस फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर इसको हमने प्रोटोप्लास्ट को क्या किया फ्यूज़न मतलब जोड़ा, दोनों को मिलाया।
उसके बाद क्या हुआ, सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स। इसके बाद इसमें सोमैटिक सेल्स आई, तो सेल थी सोमैटिक सेल, हाइब्रिड बन गए। दोनों जब मिले, ये और ये जब मिले तो इसमें हाइब्रिड बन गया, और इसमें दोनों तरीके के जो हैं इसमें क्रोमोसोम्स आ गए इसमें सेल्स में, दोनों तरीके के सेल्स मतलब आ गए। अब ये क्या हो गई, दोनों से मिलकर एक सेल बन गई, और इससे क्या किया, स्टिमुलेस डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हाइब्रिड्स। और इसमें क्या हुआ कि जो हाइब्रिड्स थी वो दोनों के मिलकर बना, और उसके बाद हमने ग्रो किया, उससे प्लांट बन गए, और ये क्या हो गए, हाइब्रिड्स आ गया, एम्फी डिप्लॉयड हाइब्रिड्स। इसके बाद जो है डेवलप हो गया हमारा हाइब्रिड, किसके द्वारा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स भी कहते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम एक कंपैरिजन में बता रहे हैं आपको कि हाइब्रिड जब हम जनरली हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसमें क्या हो गया कि हमने एक पेरेंट P1 एंड P2 ले लिया, यहाँ पे चलो दे ही रखा है कि N1 और N2। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 में क्या आया, यहाँ पे N1 और N2 दोनों का न्यूक्लियस आ गया, हेटेरोकैरियोन्स हो गया। तो ये क्या हो गया, कंटेन द 2 प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एलोपॉलीप्लाइड्स। और ये क्या है, दोनों का न्यूक्लियस आ गया, जो केंद्रक थे दोनों के वो आ गए। तो इसमें हेटेरोकैरियोन्स मतलब अलग अलग क्रॉस, मतलब अलग अलग जीन्स आ गए उसमें, जैसे N1 और N2। तो ये क्या हो गया, हेटेरोकैरियोन्स। और होमोकैरियोन्स मतलब सेम, हेटेरो माने डिफरेंट और होमो माने सेम, जैसे N1 और N1 होता तो ये होमो हो जाता, होमोकैरियोन्स, लेकिन यहाँ पे N1 और N2 है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोकैरियोन्स हो गया। तो इसके बाद ये आ गया और ये हाइब्रिड डेवलप हो गया। और जो जब हम हाइब्रिड कराते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइब्रिड में इसमें क्या होता है, एक का आता है साइटोप्लाज्म और एक का आता है न्यूक्लियस। इसमें देखो ये साइटोप्लाज्म आया और यहाँ से क्या आया, एक न्यूक्लियस आया, और उसके बाद ये हाइब्रिड डेवलप हो गया। तो हाइब्रिड में क्या होता है, एक पेरेंट से आता है न्यूक्लियस, एक से आता है साइटोप्लाज्म, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड। और ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है। एप्लीकेशंस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस के। तो इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ नोवल इंटरजेनरिक एंड इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। तो इसमें हम मतलब नए इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक क्रॉस डेवलप कर सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पेसीज, मतलब जब हम 2 अलग अलग स्पेसीज में संकरीकरण कराते हैं तो हम इसको इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। और इंटरजेनरिक द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली, मतलब जब हम क्रॉस कराते हैं तो अलग अलग जीनस में, और वो कैसी होती है, सेम फैमिली की होती हैं, तब हम उसको कहते हैं इंटरजेनरिक क्रॉस। एग्जाम्पल जैसे पोमैटो क्या था, द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पेसीज, सोलेनम ट्यूबरम एंड सोलेनम, और जो लाइकोपर्सिकन एक्सुलेंटम। तो टमाटर और आलू का क्रॉस कराया गया उसमें, तो उससे डेवलप हुआ पोमैटो, कि उसमें जो प्लांट था उसमें क्या थी, जड़ों में क्या था, उसमें पोटैटो था और ऊपर क्या था, टोमेटो। तो वो जो क्रॉसिंग के बाद जो डेवलप हुआ वो पोमैटो हुआ। तो वो किसके द्वारा संभव हो चुका, सोमैटिक के द्वारा। और यूज़ इन डिजीज रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र, इसको हम यूज कर सकते हैं डिजीज रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र करने में, मतलब रोग प्रतिरोधी जीन ट्रांसफ़र करने में। जैसे लीफ ब्लाइट हो गया, फाइटोप्थोरा रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र टू सोलेनम ट्यूबरोसम। लीफ ब्लाइट और फाइटोप्थोरा जीन रेसिस्टेंट ट्रांसफ़र किया है किसमें, सोलेनम ट्यूबरोसम में। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है पोटैटो का। फिर सोलेनम एक्वेल, और ये सोलेनम एक्वेल जो वैरायटी थी इसकी क्या है, जीनस और स्पेसीज, ये क्या है, डिफरेंट स्पेसीज हैं। इनकी जीनस क्या है, सेम है, जीनस सेम है, लेकिन जो स्पेसीज है वो डिफरेंट है। इसमें क्या है, ट्यूबरोसम और इसमें एक्विलेट। तो ये किस में आएगा, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस का। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड करवाया। तो सोमैटिक हाइब्रिड के बाद क्या होगा, फ्रॉस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट के लिए
तो इसमें दोनों आ गए फ्रॉस्ट और डिजीज, मतलब बायोटिक और एबायोटिक के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट हो गई वैरायटी। फिर आता है कि फॉर अमाइलो रेटिंग क्वालिटी ट्रेट, अमाइलो रेटिंग क्वालिटी ट्रेट के लिए डेवलप किया है, जैसे ब्रेसिका नेपस और इरुका सटाइवा, इरुका सटाइवा और ये ब्रेसिका नेपस हैं। तो इसमें जब सोमैटिक हाइब्रिड कराया गया तो इसमें विद लो इरूसिक कंटेंट, तो इरूसिक कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, आयल में होता है, किसके, जो हमारी मस्टर्ड होती है उसमें एक कंटेंट होता है ये, तो ये ज़्यादा होता है तो वो नुकसानदायक होता है। लेकिन हमने जो ब्रेसिका नेपस और इरूसिक का, जो ब्रेसिका नेपस क्या है, ये सरसों है हमारी, और ये इरुका एसिड, इरुका सटाइवा है, ये एक प्लांट है जो इससे हमने क्रॉस करवाया, तो सोमैटिक हाइब्रिड द्वारा हमारा संभव हो सका कि उसमें लो इरूसिक कंटेंट हो गया, तो इससे क्या हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ गई, इरूसिक कंटेंट लो हो गया, क्योंकि इरूसिक कंटेंट जो होता है ऑयल में, सरसों के ऑयल में, वो क्या होता है, हानिकारक होता है। फिर कैबेज प्रोटोप्लास्ट लिया और अगूरा सीएमएस ब्रोकली लाइन्स, तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मेलिस्ट्राइन लाइन थी वो ब्रोकली की, वो उससे जब हमने क्रॉस कराया उसमें मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उसमें क्या हुआ, कोल्ड टॉलरेंट सीएमएस कैबेज, सीएमएस कैबेज साइटोप्लाज्मिक मेलिस्ट्राइन लाइन बनी किसकी, बंद गोभी, पत्ता गोभी की, वो कैसी थी, कोल्ड टॉलरेंट थी। उसमें क्या आ गया, कौन सा जीन आ गया, कोल्ड टॉलरेंट, मतलब एबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एबायोटिक के अगेंस्ट जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई। ये अचीवमेंट्स डिफरेंट वैरायटी, जो जैसे सोलेनम मेलेंजेना और सोलेनम इंटेग्रीफोलियम रेसिस्टेंट टू स्यूडोमोनास के अगेंस्ट आ गया। तो ऐसे ये क्या है, जो भी जीन ट्रांसफ़र कराया गया किसके द्वारा, हाइब्रिड द्वारा, तो ये एक टेबल है उसकी। सोमा क्लोनल वेरिएशन, तो सोमा क्लोनल वेरिएशन मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि क्या है, द जनरेशन ऑफ कंसिडरेबल वेरिएशन विच हेरिटेबल ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन, मतलब जो हम जनरेशन कंसीडर करते हैं किसमें, कंसिडरेबल वेरिएशन, वेरिएशन जब विविधता आती है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, जब उसमें विविधता आती है, विच इज़ हेरिटेबल ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, और ये हेरिटेबल होता है कब, टिश्यू कल्चर में। हेरिटेबल क्या होता है, हेरिटेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने एक संतति से दूसरी संतति में जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो जो टिश्यू कल्चर में जो वेरिएशन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन कैन बी क्रिएटेड फॉर हायर यील्डर, मतलब जो वेरिएशन जो विविधता आती है वो किसके लिए उपयोग साबित हो सकती है, उपयोगी हाई यील्डिंग के लिए, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, जो हर्बिसाइड होते हैं मतलब खरपतवार नाशी होते हैं उनके लिए भी रेसिस्टेंट हो सकता है। फंगल टॉक्सिक रेसिस्टेंट, जो फंगस होते हैं मतलब जो कवक से जो रोग लगने वाले होते हैं उनके जो टॉक्सिक होता है उसके भी अगेंस्ट प्रतिरोध क्षमता हो सकती है। टेम्परेचर के लिए, सैलिनिटी के लिए, तो ये हमारे किस में आ गए, एबायोटिक, एबायोटिक के लिए हो गया। और ये हमारा, ये भी हमारा हर्बिसाइड है, ये किस में आएगा, एबायोटिक में ही आएगा। फंगल किस में आ गया हमारा, बायोटिक रेसिस्टेंट। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन से हम क्या कर सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम वैसे भी कई बार जिक्र हो चुका है इसमें, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का। टू जेनेटिकली डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, जो हम अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड मतलब अलग अलग स्पेसीज से या वैरायटी से हम उसको क्या कहते हैं, अलग अलग स्पेसीज होती हैं उनके पत्तियों से हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल्स से उनके आइसोलेट कर लेते हैं। एंड आर फ्यूज टू ऑब्टेन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और उसके मिलाने से जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इससे हम क्या करते हैं, हाइब्रिड डेवलप कर लेते हैं। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेंड हेट्रोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म एंड टू फ्यूज्ड पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसमें क्या होता है, हेट्रोप्लाज्मिक प्रोटोप्लास्ट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 का होता है और न्यूक्लियस 1 का होता है। एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक हैज़ ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, और ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हम
कोई भी स्ट्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन की बात आई थी कि माइक्रो प्रोपागेशन क्या है। प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड बाय सेक्सुअल थ्रू जनरेशन ऑफ सीड्स और असेक्सुअल थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। मीन्स मतलब प्लांट्स हम कैसे कैसे प्रोपागेटेड कर सकते हैं। प्रोपागेट मतलब विस्तारित, उनको एक जनरेशन से आगे कैसे उनको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ सीड्स द्वारा, जो बीज हैं हमारे, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा हो गया, इनसे हम क्या करते हैं, बीज हमने सेव करके रख लिया और उसे अगली सीजन में ग्रो कर दिया, उसे बो दिया, तो वो हमारी प्रोपागेशन हो गया सीड द्वारा। और जो वेजिटेटिव प्रोपागेट हैं, जैसे असेक्सुअल की भी बात आई थी हमारी टॉपिक में शुरुआत में। तो असेक्सुअल द्वारा वो कैसे करते हैं, थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, जिनमें बीज नहीं बनता है तो उनको वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा कर लेते हैं, मतलब वानस्पतिक हिस्से द्वारा। जैसे गन्ना हो गया तो उसका बीज बहुत बनता है लेकिन वो यूजफुल नहीं होता हर जगह, तो हम कैसे करते हैं, उसका वेजिटेटिव पार्ट, गन्ने का जो तना होता है उससे हम क्या करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं नई फसल बोने के लिए, उसका जो तना हम यूज करते हैं। उसके बाद जैसे आलू हो गया, आलू भी हम क्या करते हैं, प्रोपागेटेड करते हैं, किससे, वेजिटेटिव पार्ट से ही। तो बहुत सारी फसलें, और हॉर्टिकल्चर में तो बहुत हैं जिनको हम अधिकतर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही करते हैं। क्लोनल प्रोपागेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम क्लोन्स द्वारा, क्लोन क्या होते हैं, एनी प्लांट पार्ट, क्लोन इज रिफर्स द एनी प्लांट पार्ट विच यूज फॉर द रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट जिससे हम रीजनरेट कर सकें, मतलब नया प्लांट जनरेट कर सकें, नया प्लांट डेवलप कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोनल प्रोपागेशन रिफर्स द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्लोनल प्रोपागेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिटी कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स, और उसके द्वारा हम एक इंडिविजुअल की जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगी, उसको हम प्लांट से डेवलप करते हैं। वेयर द टर्म क्लोन इज यूज रिप्रेजेंट ए प्लांट पॉपुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल। और प्लांट की जो क्लोन होता है वो किसी सिंगल प्लांट से ही हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, और वो क्या होता है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उससे, उनमें कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन थ्रू टिश्यू कल्चर। जब हम इन विट्रो मतलब कंट्रोल कंडीशन होती है, हम उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो। इन विवो कंडीशन, अनकंट्रोल वो नेचुरली होती है। दो टर्म होते हैं कि एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। तो ये क्या होता है, नेचुरली होता है, और इन विट्रो क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स कि लैब में। तो ये हमारा इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन, जब हम क्लोन द्वारा कोई प्रोपागेशन करते हैं, मतलब लैब में या कंट्रोल कंडीशन में, थ्रू टिश्यू कल्चर, किसके द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा, इज रिफर्ड टू एज माइक्रो प्रोपागेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फिर माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपागेशन भी आपका हो गया यहाँ पे क्लियर, और ये सोमा क्लोनल वेरिएशन भी आपको क्लियर हो गया। फिर हमारा आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैसे हम अपने प्लांट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव द प्लांट्स बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, मतलब नया कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट, री माने नया, फिर से दोबारा से रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं जब डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, हमको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या होता है, द आरडीएनए टेक्निक इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए जब टेक्नोलॉजी हम करते हैं तो उसमें ब्रेक करते हैं डीएनए को, एट टू डिजायर्ड प्लेस आइसोलेट ए स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट, और दो प्लेस में करते हैं, और उससे स्पेसिफिक जो हमारा डिजायरेबल जीन्स होता है, उसको जीन जहाँ पे सीक्वेंस होता है उसको निकाल लेते हैं, एंड देन इंसर्टिंग इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल, और इसको इंसर्ट मतलब इसको लगाते हैं दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स में, एट द डिजायर्ड पोजीशन, मतलब जो हम चाह रहे हैं उस पोजीशन पे लगाते हैं, एंड द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, और जो इससे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी।
और जो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक, तो इसी में एक टर्म आता है ट्रांसजेनिक, कि ट्रांसजेनिक क्या होते हैं, ए प्लांट इन विच फॉरेन हैज बीन ट्रांसफर्ड, फॉरेन, ए प्लांट इन विच, ऐसा प्लांट जिसमें फॉरेन मतलब अनरिलेटेड जीन्स, फॉरेन मान जैसे हम कहते हैं फॉरेन कंट्री की दूसरा देश हो गया, ऐसे ही इससे अनरिलेटेड जीन्स होता है। जब उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जब हम जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कोई अनरिलेटेड जीन्स है, उसको हमें नहीं पता किससे रिलेटेड है, और उसको हम जब ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्लांट्स में, तो इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। तो जिस प्लांट में ट्रांसफ़र किया है, जो प्लांट में ट्रांसफ़र जीन हमने कर दिया अनरिलेटेड जीन्स, तो वो प्लांट कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। एंड द जीन इज सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रांसजीन। और जो जीन हमने ट्रांसफ़र किया है वो कैसा कहलाता है, ट्रांसजीन। जो हमने फॉरेन जीन ट्रांसफ़र किया अपने प्लांट्स में वो हो गया, क्या हो गया, ट्रांसजीन। और जो ट्रांसजीन हमने प्लांट में ट्रांसफ़र करा दिया है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक्स। फिर बायोटिक रेसिस्टेंट फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंट। तो बायोटिक रेसिस्टेंट में क्या होता है, दो टर्म आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक रेसिस्टेंट, इसमें तो बायोटिक में आ जाता है इंसेक्ट डिजीज और जो वीड्स हैं। तो बायोटिक मीन्स होता है मतलब लिविंग, मतलब जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम जब डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोटिक रेसिस्टेंट। तो इसमें जो बायोटिक रेसिस्टेंट में क्या होता है, बायोटिक में जैसे इंसेक्ट हो गए उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करना, और डिजीज़ के अगेंस्ट, फिर बीड्स हो गए उनके अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करना, जैसे हर्बिसाइड का आया था हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट रेसिस्टेंट आ गया हमारा बायोटिक में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन बायोटिक रेसिस्टेंट। ये बायोटिक में आता है जैसे ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गई, ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्यावरण में पाए जाते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, फ्रीजिंग हो गया और टेम्परेचर हो गया, ये पर्यावरण पर आधारित होते, तो ये सब आते हैं एबायोटिक में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वीटी कॉटन इन इंडिया 1994 to 2002। तो बायोटिक में क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप किया गया एक बीटी कॉटन, मतलब बैसिलस थ्यूजेंसिस, एक बैक्टीरिया था जो बीटी कॉटन डेवलप किया गया। वो किसके अगेंस्ट डेवलप था, कॉटन बॉलवॉर्म, एक इंसेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है हमारे कपास की फसल को। तो इसमें डेवलप किया गया बीटी कॉटन। वो क्या कैसा था, ट्रांसजेनिक कॉटन था, जैसे हमने अभी पीछे बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि ट्रांसजेनिक क्या है, ट्रांसजीन्स क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट ये डेवलप किया गया और इसमें क्या था, वीटी नामक एक जीन था जो, और उसमें क्या थी, क्राई प्रोटीन्स। जो क्राई प्रोटीन्स थी वो कैसी थी, जहरीली थी, टॉक्सिक थी, किसके लिए, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए टॉक्सिक थी। और वो जब बीटी जीन हमने अपने जो कल्टीवेटेड हमारी वैरायटीज थी कॉटन की उसमें डेवलप कर मतलब ट्रांसफ़र करा दिया, इससे क्या हो गया, ट्रांसजेनिक डेवलप हुआ बीटी कॉटन। और बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूजेंसिस। ये क्या है, एक बैसिलस थ्यूजेंसिस एक बैक्टीरिया है जो किस में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। बैसिलस थ्यूजेंसिस इज ए सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या है, मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है बैक्टीरिया। और इसका हमने जीन आइडेंटिफाई किया और उसमें कौन सी थी, जो क्राई प्रोटीन थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट का जो मिडगट था उसको जो थी वो टॉक्सिक थी इंसेक्ट के लिए। एंड दीज प्रोटीन अटैक द सेल लाइनिंग द गट। जो प्रोटीन ये थी क्राई प्रोटीन जो बीटी में थी, जो बीटी जीन में थी, वो कॉज गट पैरालिसिस। इसके कारण जो इंसेक्ट का मिडगट था, क्राई प्रोटीन के कारण जो उसमें क्या हो जाएगा, कॉज गट। जो गट मिडगट क्या है, एक पाचन क्रिया तंत्र का ही हिस्सा है, उससे पैरालिसिस हो गया और इंसेक्ट क्या हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली किल द इंसेक्ट।
और जो इंसेक्ट थे वो मर गए। तो इससे क्या हो गया, बीटी टॉक्सिक वर क्लासीफाइड इनटू 14 डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड 4 क्लासेस। और जो बीटी टॉक्सिन है वो 14 ग्रुपों में बांटी गई है और उसके 4 क्लासेस हैं। और जैसे क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3, क्राई 4, ये किसके लिए, अब एक्टिव अगेन लेप्डोप्टेरा इंसेक्ट। ये लेप्डोप्टेरा एंड डिप्टेरा के लिए क्राई 2 प्रोटीन, और ये कोलेप्टेरा के लिए, डिप्टेरा के लिए। तो ये आप सब लोगों ने एंटोमोलॉजी में पढ़ रखा होगा कि लेप्डोप्टेरा और डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा के इंसेक्ट्स हैं ये। फिर आया बीटी ब्रिंजल। इसकी भी सेम प्रोसेस थी। जो बीटी ब्रिंजल था वो भी किससे, बीटी जो कॉटन था, जो बैक्टीरिया उसमें बीटी कपास में डाला गया था, और ऐसी बीटी जो था वो ट्रांसफ़र किया गया ब्रिंजल में, इससे डेवलप किया गया। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, हाइब्रिड सीड कंपनी माइको द्वारा डेवलप किया गया। और वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बीटी कॉटन, वो मॉन्सेंटो कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। फिर वायरस रेसिस्टेंट के अगेंस्ट डेवलप किए ट्रांसजेनिक स्क्वैश एंड पपाया कल्टीवर्स। जो ट्रांसजेनिक स्क्वैश और पपाया जो डेवलप की गई वो किसके द्वारा डेवलप की गई, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। वो थी कॉमर्शियली रिलीज इन 1960 एंड 1980 रिस्पेक्टिवली। फिर एबायोटिक स्ट्रेस डेवलप की गई, वो किससे, मछली में जो जीन था वो कोल्ड के लिए रेसिस्टेंट था, एंटी फ्रीज जीन मछली में पाया गया कि एंटी फ्रीज जीन है, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, टोमेटो में। मतलब टमाटर में क्या हुआ कि मछली का जो जीन था वो टमाटर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। और ये जो टमाटर की प्रजातियाँ थी, जो फसल थी, वो क्या होगी, एंटी फ्रीजिंग रेसिस्टेंट होगी। मतलब जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गई। और वो जीन कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया गया, एंटी फ्रीज जीन मछली के द्वारा। तो ट्रांसजेनिक फॉर क्वालिटी रेसिस्टेंट, जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है। जनरली जो टमाटर होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी पक जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको जल्दी हार्वेस्ट करना पड़ता है, और वो पक जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो डेवलप किया गया ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी द्वारा, तो क्वालिटी के लिए जब ब्रीडिंग की गई ट्रांसजेनिक्स, तो वो फ्लेवर सेवर जो टोमेटो था वो डेवलप किया गया इन USA 1994 में। तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या है, वो सेफ था। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी वो क्या थी, मतलब उसका जो समय था पकने का वो बहुत ज़्यादा था, वो काफ़ी समय तक फ्रेश रहता है। और वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी द्वारा। फिर गोल्डन राइस डेवलप किया गया। ये क्या था, इसमें गोल्डन राइस डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर इग्नो पॉट्रिकस एंड डॉक्टर पीटर वायर इन अगस्त 1999 एंड स्विस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इंट्रोड्यूस फॉर जर्मनी। जो जर्मनी में यूनिवर्सिटी थी उसमें ये 2 प्रोफेसर थे, इन्होंने गोल्डन राइस डेवलप किया। तो ये इसमें अधिक, और ये भी क्या है, किसके लिए डेवलप किया गया, फॉर द क्वालिटी रेसिस्ट, मतलब क्वालिटी ब्रीडिंग में होगी ये भी। फिर इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र, इंटर स्पेसिफिक भी हम आपको बता ही चुके हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक ये सब बता ही चुके हैं हम आपको। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि टिश्यू कल्चर, फिर उसमें एंथर कल्चर, पॉलन कल्चर, पॉलन वो एंथर में ही आ जाता है, और इसके बाद माइक्रो प्रोपागेशन हो गया, और फिर बीटी। फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ट्रांसजेनिक्स क्या है, ट्रांसजीन्स क्या है, और कैसे कैसे हमने देखा कि डेवलप की गई क्वालिटी के लिए, बायोटिक के लिए, हाइब्रिड डेवलप करने के लिए। तो ये आज हमारी सभी जिसमें कवर की है आज हमने आज वाले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।